प्रभात दोस्तों। हिंदी व्याकरण की प्रथम कक्षा में आपका स्वागत है। और उस प्रथम कक्षा में भी हम सबसे पहले भाषा शब्द को जान लेते हैं कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा शब्द होता क्या है। भाषा शब्द जो होता है वह भास धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। स्पष्ट वाणी और मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका संपर्क समाज के अन्य लोगों से होता ही रहता है। और समाज में रहने के लिए उन तक अपने भावों एवं विचारों को पहुंचाने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है। और उस भाषा के ही द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है और ग्रहण करता है। मनुष्य को तो वाणी जो है वो ईश्वर का वरदान है, जो केवल मनुष्यों को ही मिला है, जो उसे अन्य जीवों से विशिष्ट बनाता है। वाणी मनुष्य को अन्य जीवों से विशिष्ट बनाता है, क्योंकि वह अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर सकता है बोलकर। और बोलने के लिए मनुष्य को ध्वनियों की आवश्यकता होती है, तो ध्वनियों के ही माध्यम से अपने भाव और विचारों को एक दूसरे से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भाषा की परिभाषा क्या हो गई कि भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। यही भाषा होगी। कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से भी भाषा ग्रहण करते हैं और दूसरों को संकेत देकर अपनी भाषा समझाते हैं, परंतु कभी कभी यह स्पष्ट न होने के कारण हम संकेत को भाषा के अंतर्गत नहीं रखते। जैसे यातायात पुलिस जो होता है वह गाड़ियों को चलने के तथा रोकने के लिए संकेत करता है, लेकिन कभी कभी यह अस्पष्ट भी हो जाता है, तो इस कारण हम इसे भाषा नहीं कह सकते। कभी कभी संकेतों के द्वारा भी अपने भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे यातायात पुलिस को ही ले लीजिए, ये सिपाही गाड़ियों के चलने तथा रोकने के लिए संकेत करता है, लेकिन कभी कभी संकेत अस्पष्ट होने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है, तो इससे भाषा नहीं कह सकते हम। तो चलिए भाषा के देख लेते हैं सबसे पहले अब कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला तो होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो एक एक को चलिए देख लेते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? अपने विचारों को जो हम बोल कर प्रकट करते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं। बोलकर और सुनकर। मतलब बोलकर हम इसे प्रकट करते हैं दूसरों के सामने और सुनकर उनकी बातों को ग्रहण करते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और यही भाषा का मूल रूप भी है, मूल रूप कहलाता है, क्योंकि बोलने से ही भाषा की उत्पत्ति हुई है और इसे सीखने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस भाषा के रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे भाषण, वाद विवाद, कहानी, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं।
कविता पाठ, समाचार, संवाद इत्यादि। इसमें आते हैं भाषण, वाद विवाद, कहानी, कविता, समाचार, तथा संवाद। संवाद मतलब बातचीत इत्यादि चीज़ें सब आती हैं मौखिक भाषा के अंतर्गत, लेकिन यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा है। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के उपरांत हुआ। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। लिखित भाषा जो है वह भाषा का स्थायी रूप होता है और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भाषा भविष्य के लिए हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ज्ञान के संचय का साधन है यह। और निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता, इसमें क्या 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 आते हैं? निबंध, अनुच्छेद, कविता, लेखन। मौखिक भाषा में कविता सुनाने से मतलब है और लिखित भाषा में कविता लिखने से मतलब है। लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण, तथा लेख, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? आपके लिखित भाषा के रूप आते हैं। लिखित भाषा में ही साहित्य की रचना होती है और इसे हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अलावा भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। तो ये अन्य रूप कौन कौन से हैं? मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है? मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा जो होती है वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे कि पंजाब में जन्म लिया व्यक्ति पंजाबी बोलता है, उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी, क्योंकि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। और उसी तरह से मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा हम किसे कहते हैं? परिवार की भाषा को, परिवार के द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इसके बाद दूसरी है भाषा राष्ट्रभाषा। किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रत्येक देश की अपनी कोई न कोई राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी, पोलैंड में पोलिश, जापान में जापानी, रूस में रूसी आदि भाषाएं। मतलब पूरे राष्ट्र के पैमाने पर बोली जाने जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा। राजभाषा किसी भी देश के सरकारी
कार्यालयों में कामकाज के प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। और यह कहाँ प्रयोग होती है? कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में यह प्रयोग होती है। और भारत में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। किसको? हिंदी को। इसके पहले भारत की राजभाषा जो थी वह अंग्रेजी थी और अंग्रेजी में ही सारे सरकारी काज होते थे। तो 1949 से कार्यालयों में हिंदी में भी काम होने लगे। इसके बाद फिर अगला है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? यह समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। यह भाषा जो होती है वह व्याकरण सम्मत होती है, मतलब नियमों से चलने वाली भाषा होती है। शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग होता है, क्योंकि यह भाषा मानक भाषा जो होती है वह प्रमाण भाषा कहलाती है। अर्थात कई विद्वानों द्वारा यह प्रमाणित की जाती है। इसकी शुद्धि का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट जनों द्वारा बताया जाता है कि यह भाषा मानक भाषा है और वही शब्द उस भाषा में कुछ निर्धारित शब्द होते हैं जो कि उस भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आजकल कार्य क्षेत्रों में हिंदी के प्रचलन के कारण इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। भाषा का मान्यता प्राप्त रूप ही मानव का रूप कहलाता है। तो चलिए देखते हैं मानक भाषा का कुछ शुद्ध और अशुद्ध उदाहरण देखते हैं। ये कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं कि कौन से मानक भाषा के शब्द के अंतर्गत आते हैं, कौन से मानक भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे होता है, हम लिखते हैं क्या? संत। ये अमानक में हम लिख लिए संत। तो यह संत शब्द जो है इस तरह का अमानक माना जाता है। ये हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे तो यह मानक रूप माना जाएगा। और विद्यालय शब्द एक है, विद्यालय। यह अमानक भाषा के अंतर्गत आता है। शुद्ध जो मानक भाषा में विद्यालय शब्द होता है वह होता है विद्यालय। ये मानक भाषा का शुद्ध रूप है। जैसे हो गया ये ख, ये वाला ख, यह अमानक भाषा के अंतर्गत आता है। और ये होता है झ, यह भी अमानक भाषा है। इसका रूप होगा ये ख ऐसे और ये झ ऐसे। इसी तरह से जैसे आई होता है, यह अमानक भाषा के अंतर्गत आता है। तो मानक भाषा के अंतर्गत आता है आई, ये शब्द। आई। तो ये कुछ भाषा के मानक और अमानक रूप हो गए
जो कि हम साहित्य में, समाचार पत्रों में, दूरदर्शन, आकाशवाणी में इन अमानक का शब्द प्रयोग नहीं करते, केवल मानक भाषा के शब्द का ही प्रयोग करते हैं, हिंदी का मानक रूप ही प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें हिंदी और अंग्रेजी भारत सरकार की आधिकारिक भाषाएं हैं, जो कि राजभाषा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, लेकिन अंग्रेजों के शासन के कारण इसे हम आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22। चलिए उन भाषाओं को देखते हैं एक एक करके, कौन कौन सी हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। और आरंभ में तो केवल 14 भाषाएं ही 8वीं अनुसूची में थी, लेकिन संविधान में कुछ संशोधन हुए, जो बाद में कुछ भाषाएं जोड़ी गई। वो हैं, जैसे साल 1967 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। साल 2003 में 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे कि कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। और एक संशोधन होता है 2011 में, 96वां संशोधन, जिसमें उड़िया की वर्तनी को ओड़िया कर दिया। मतलब उड़िया भाषा को हम अब ओड़िया भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड़िया भाषा। पहले आगे देखते हैं हिंदी भाषा की विशेषताएं। तो कौन कौन सी इसकी विशेषता होती है? हिंदी भाषा, पहला है, हिंदी भाषा पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है और इसको बोलने और लिखने में समान है। ये इसको हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते भी हैं। और हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम देखते हैं रोमन में अक्षर बी को हम ब लिखते हैं, परंतु हिंदी में अ की ध्वनि को अ ही बोलते और लिखते हैं। तो इसलिए इनके लिपि चिन्हों में कोई परिवर्तन, अंतर नहीं होता। इसके बाद फिर है फिजी, देश की राजभाषा, तथा मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैको, सूरीनाम, मलेशिया आदि में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। यह भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है, राजभाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आधिकारिक कार्यों में प्रयोग होता है और लोगों द्वारा बोले जाने के कारण इसे संपर्क भाषा भी कहते हैं। भारत में यह 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा है तथा 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। इसको हम कौन कौन से क्षेत्रों में बोलते हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से हिंदी भाषी
क्षेत्र हैं। और भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं जो छपती हैं उसके पढ़ने वाले जो पाठकों की संख्या है वो हिंदी भाषा में ही अधिक है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विज्ञान, समाचार तथा सभी लोकप्रिय धारावाहिक एवं कार्यक्रम सब हिंदी भाषा में ही होते हैं। किस में? दूरदर्शन पर। हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द समाहित होते हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली इत्यादि भाषाएं हिंदी भाषा में समाहित हैं। इसका कारण यह है कि समय समय पर भारत में अनेकों जगह के यात्री आते रहे और वहाँ के से वो अपनी भाषा को यहाँ पे मिलाए और यहाँ की भाषा को स्वयं सीख के गए। तो इसलिए हिंदी भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण होता है। अंग्रेज़ों और मुसलमानों के आक्रमणों के कारण भी हिंदी भाषा में अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा का मिश्रण हो गया है। इसके बाद फिर अब हम देखते हैं लिपि। भाषा को जानने के लिए, उसको लिखने पढ़ने के लिए, इसके व्याकरण के अध्ययन के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। और लिपि जो होती है वह मनुष्य जो ध्वनियाँ बोलता है अपने मुंह से, उसको लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। वर्णों का उच्चारण ध्वनियों के माध्यम से होता है और ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ बहुत चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही लिपि का रहता है। तो लिपि की परिभाषा क्या हो गई? ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की कुछ न कुछ लिपियां होती हैं और सबकी अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और इसके लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। और तो देखते हैं कुछ भाषा और उसकी लिपियां कौन कौन सी है। जैसे संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, तेलुगु भाषा की जो लिपि है वह क्या है? तेलुगु है, मराठी की लिपि देवनागरी है, जर्मन की लिपि रोमन है और कन्नड़ की लिपि कन्नड़ है, नेपाली की लिपि देवनागरी है, फ्रांसीसी भाषा की लिपि रोमन है और असमिया भाषा की लिपि असमी है, कोंकणी भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू और अरबी, उर्दू की लिपि फारसी है, अरबी भाषा की लिपि अरबी ही है, कश्मीरी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और तमिल भाषा की लिपि तमिल है, संथाली भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है और बंगाली भाषा की जो लिपि है वह बांग्ला लिपि कहलाती। दोस्तों बोली, अब देखते हैं बोली किसे कहते हैं। तो किसी भाषा का विकास बोली से ही होता है, क्योंकि बोली जो होता है वह भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। यह क्षेत्रीय रूप जब धीरे धीरे विकसित हो जाता है तो एक भाषा का रूप धारण कर लेता है। बोली जो होता है वह इसका रूप अस्थाई नहीं होता, बोली का रूप सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों के परस्पर आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसका प्रयोग, बोली का जो प्रयोग होता है राजकाज या भविष्य साहित्य रचना में नहीं होता, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने जैसे तुलसीदास, सूरदास,
ऐसे कुछ कवियों ने क्या किया है, कुछ साहित्यकारों ने इन लोगों ने, जैसे तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति ने अपनी बोली को, जैसे सूरदास की बोली जो थी वह अवधी थी और तुलसीदास की बोली अवधी थी और सूरदास की बोली ब्रज भाषा थी तथा मैथिली जो है वह विद्यापति की भाषा थी। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी बोलियों में ही रचनाएं शुरू कर दी और इनकी जो रचनाएं हैं वो साहित्य में जाके रची गई। तो यह साहित्य रचना जो होती है वह बोली का एक विकसित रूप होता है। जब उस बोली को हम और बड़े क्षेत्र पे विकसित कर देते हैं बोलते बोलते, तो वह क्या होता है, साहित्य रचना के द्वारा इसका थोड़ा रूप बड़ा हो जाता है। तो कुछ भाषाएं जो होती, हिंदी की कुछ उपभाषाएं और बोलियां हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी यह उपभाषा है। हिंदी भाषा की एक उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके बाद फिर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमाऊनी। मागधी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही, भोजपुरी, अंगिका। इसके बाद फिर राजस्थानी उपबोली होती है। राजस्थानी के अंतर्गत आती है, उपभाषा के अंतर्गत आती है जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी इत्यादि बोलियां आती हैं। तो हमारी भाषा और बोली की कक्षा संपन्न होती है। धन्यवाद।